गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट 2। इसके अंदर कल लास्ट अपन ने देखा था कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अंगूठे तथा अपनी दक्षिण हस्त से द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा को प्रदर्शित कर सकते थे। हमने ये बोला था कि यदि अंगूठे को अपन विद्युत धारा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अगर हम अंगूठे को विद्युत धारा द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो ये अंगुलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है ना। और इसको अपन ने मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी पढ़ा था, ठीक है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कोई एक लूप पास है चालक, उसके अंदर धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए अपने पास में ये लूप पास है, ठीक है ना, लूप के जैसे बना हुआ है, ठीक है ना। और इसको अपन ने जोड़ दिया एक सर्किट से। सर्किट के अंदर क्या हो गया, ये बैटरी है, जाहिर सी बात है ये प्लस पोजीशन है, तो यहां से अगर करंट जाएगी तो कुछ डायरेक्शन ये होगी और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इधर की साइड में होगा, तो ये क्या होगा अपना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो इधर से करंट यहाँ आ रही है तो वापस क्या हो गया नीचे की साइड में, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया इधर की साइड में। तो आप देखोगे कि इस करंट को जैसे जैसे आप प्रबल करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा। और इधर से भी क्या होगा, ये कुछ इतना प्रबल होता जाएगा। और आप देखोगे कि मध्य मार्ग से चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से गुजर रहा है। ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ध्यान रखना। ये अपन ने पहले बात कर ली थी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये देखिए, तो ये जो डायरेक्शन चल रही है ना, तो अपन ने देखा था जो लूप के अंदर होता है वक्र पोजीशन बनाता है, तो ये किधर से किधर जाता है। तो ये अगर डायरेक्शन इस प्रकार से है तो ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया ऊपर वाला साउथ साइड। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि तार के जो पास होता है, तार के पास उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है ना। और लूप के जो मध्य में होता है ना, बीच वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक समान होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि मध्य वाले भाग में एक समान होता है और आसपास वाले भाग में क्या होता है, प्रबल होता है। अगर मैं ज्यादा मात्रा के अंदर लूप बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक कुछ ये बता रहा हूं, मान लीजिए आपके सामने ये है और इसके ऊपर मैंने लूप बनाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां ये लूप बन गया, तो जितना ज्यादा आपने लूप क्रिएट किया, ठीक है ना, जितना ज्यादा लूप दिखेगा उतना मात्रा के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। लूप कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और लूप ज्यादा होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। तो अपन ने इसके अंदर क्या देखा था कि करंट का मान जैसे ही बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र से जैसे ही दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र से जैसे दूर चले गए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। और लूप की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। लूप की संख्या बढ़ाते ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने वाले अपन परिनालिका के बारे में। परिनालिका बेसिकली होती क्या है, ये एक प्रकार से बेलनाकार आकृति की होती है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह देता हूं कि एक बेलनाकार आकृति की, ठीक है ना, ये बेलनाकार आकृति है, ठीक है ना, और इस बेलनाकार आकृति के ऊपर कुंडली बना रखी है विद्युत रोधी, ठीक है ना, तांबे के तार के, ठीक है ना, इस प्रकार से ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस प्रकार से देखिए ये मैंने पूरी तरह से ये बना रखी है। तो ये जब मैं इसको पूरी तरह से लपेट रहा हूं तो ये क्या हो गई, मेरे लिए एक परिनालिका हो गई, ठीक है ना। इस परिनालिका के अंदर क्या होता है, इस परिनालिका के अंदर क्या होता है कि जब भी आपने करंट प्रवाहित की इन दोनों तारों से, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हो गया और दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया, जब इनके मध्य करंट प्रवाहित की जाती है तो इस परिनालिका के ऊपर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, कैसे बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर मैं ये कह देता हूं यहां से करंट फ्लो की तो यहां से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, कुछ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना।
तो ये वाला जिधर से ये अंदर प्रवेश कर रही है ना, तो ये वाला हो गया साउथ पोल, और जहां से ये बाहर की ओर निकल रही है ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। यानी कि मतलब क्या हो गया कि अगर किसी परिनालिका के अंदर आपने करंट प्रवाहित की तो वो परिनालिका क्या होती है, चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है ना, समझ गए, चुंबक की तरह कार्य करती है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये परिनालिका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस प्रकार से है, और इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर एक तार लपेट लिया तांबे का, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर तार लपेट लिया। तो तार लपेटने के बाद में अगर मैंने इसके अंदर दोनों सिरों से, ये वाला सिरा हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ये वाला सिरा हो गया, इन दोनों सिरों से के ऊपर अगर मैंने करंट फ्लो की और यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके बीच वाला जो भाग है ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन के ऊपर यहाँ इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि अगर मैं यहाँ पे नर्म लोहा रखूं तो एक चुंबक का निर्माण करेगा। तो इसके द्वारा यानी कि विद्युत के द्वारा जो आपने एक चुंबक का निर्माण किया है उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चुंबक जो है वो मुख्य रूप से क्या होती है, दो प्रकार की पाई जाती है। चुंबक जो है वो चुंबक दो प्रकार की होती है, चुंबक दो प्रकार की होती है। एक होती है विद्युत चुंबक, ठीक है ना, और दूसरी होती है स्थायी चुंबक। ठीक है ना, एक होती है विद्युत चुंबक और दूसरी होती है स्थायी चुंबक। ठीक है ना, विद्युत चुंबक जो होती है ना वो स्थायी नहीं होती है, वो क्या होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जब विद्युत, अस्थायी का मतलब ये हो गया जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी इसके अंदर रखी हुई नर्म जो लोहे की छड़ है वो चुंबक की तरह कार्य करेगी। ठीक है ना, अगर विद्युत धारा हटा दी गई तो वह चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगी, जबकि स्थायी चुंबक का सदैव चुंबक की तरह ही कार्य करती है। ठीक है ना, इसका एक फिक्स मान होता है, इसकी जितनी फिक्स क्षमता होती है इसके हिसाब से स्थायी चुंबक उतनी ही होती है, परंतु विद्युत धारा के अंदर क्या होती है, उसकी क्षमता को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये कह देता हूं कि इसके अंदर करंट का मान ज्यादा बढ़ा दिया आपने, तो जैसे करंट का मान ज्यादा बढ़ेगा तो इसके अंदर चुंबकत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, और यदि विद्युत धारा मैंने कम की तो चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। अब बेसिकली इसका उपयोग कहां किया जाता है, विद्युत चुंबक आप घरों के घंटी के अंदर देख सकते हो, जो डोरबेल होती है घंटी के अंदर विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है ना, एक बार आपने स्विच दबाया, जैसे स्विच दबाया करंट गई, करंट जाती क्या है, चुंबक की तरह कार्य करता है और उसके ऊपर जाकर वो लोहे की जो रोड होती है उसके ऊपर जाकर अटैच होती है, टच होती है, टच की वजह से क्या होती है, वो टन की आवाज करती है। ठीक है ना, आगे हम जो है वो पढ़ेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर किस प्रकार से बल लगाया जा सकता है। अब आप देख रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी विद्युत धारावाही चालक पर अगर बल लगता है तो किस प्रकार से लगता है। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक नाल चुंबक लेते हैं, घोड़े की नाल होती है ना, जैसे यू शेप की नाल चुंबक लेते हैं। ठीक है ना, तो नाल चुंबक के अंदर क्या हो गया, जैसे ही आपने करंट फ्लो की, ठीक है ना, करंट फ्लो होते क्या होगा कि मान लीजिए कि ये है नाल चुंबक, नाल चुंबक के पास में क्या किया आपने कि एक तार लेके आया। ठीक है ना, उस तार से आपने क्या किया, इस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है साइड में से। ठीक है ना, तो जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और ये ऑलरेडी चुंबक है आपके पास में। ठीक है ना, तब क्या होगा कि जब ये इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है करंट फ्लो होने की वजह से, और इसके अंदर ऑलरेडी चुंबकत्व का गुण है, तो मैग्नेटिक, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तार जैसे आगे आएगा इसके पास में, तब क्या होगा कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया, तब ये जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ये अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, अंदर की ओर आकर्षित होगा। और यदि इसकी मैं दिशा बदल देता हूं, चाहे इसकी दिशा बदल दूं या फिर इसकी दिशा बदल दूं, मान लीजिए पहले ये नॉर्थ और साउथ में था, तो क्या हो रहा था, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है ना, और जैसे मैंने इसको उल्टा किया, मैंने इसकी दिशा बदल दी। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने इसकी दिशा बदल दी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र तो उतना ही रहने वाला है, पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदल जाएगी, और जैसे दिशा बदलेगी तो पहले ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अब क्या करेगा, पास में आते ये दूर होता जाएगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहा है। देखो नाल चुंबक के अंदर क्या है, ये नॉर्थ पॉइंट है और ये साउथ पॉइंट है।
मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, चुंबकीय बल लिखा है नॉर्थ से साउथ की साइड में जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले से चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है इसके पास में, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। यहाँ ये मान लीजिए कोई भी एक धातु की छड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्थ पॉइंट ये साउथ पॉइंट है, और इसको मैंने यहाँ से करंट फ्लो किया, ठीक है ना, करंट फ्लो होते ही ये कुंडली के माध्यम से यहाँ तक आएगी करंट, और करंट आते ही यहाँ क्या, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अगर दोनों सेम है, यानी कहने का मतलब हो गया नॉर्थ टू नॉर्थ पॉइंट, अगर इसके दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अपने को पता है कि नॉर्थ साइड से नॉर्थ साइड मिल जाती है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और यदि इसकी अलग अलग हो रखी है तो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगा। इस प्रकार से नाल चुंबक जो है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित तब कर सकता है जब अगले वाले के अंदर भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रखा होता है। तो इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से इस सिद्धांत का उपयोग जो है वो पंखे के अंदर तथा विद्युत मोटर के अंदर लिया जाता है ना। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा फ्लो की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा जैसे फ्लो होगी तो उसके अंदर क्या होगी, शाफ्ट के अंदर, या कह सकते हो कि तार के अंदर क्या होगी, गति होगी। चालक तार में क्या होगी, चालक तार में गति होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा और विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये जो रोटेट करता है पंखा, जब घूमता है, आपने देखा होगा पंखे के चारों तरफ क्या होती है, रोटेट, एक कुंडली लगी होती है, कॉपर के वायर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रकार से ये इसी सिद्धांत पे काम करता है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और विद्युत धारा बढ़ेगी तो उसकी गति भी बढ़ेगी। और मुख्य रूप से ये है फ्लेमिंग के, ठीक है ना, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ऊपर आधारित होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखा था, दक्षिण हस्त, ठीक है ना, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपने देखा था। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या था कि भाई जो करंट थी वो यदि ऊपर की ओर है तो इस डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था। अब नया एक और रूल्स है जिसको कहा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसके ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारावाही चालक बल कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है, अगर मैं ये बोलूं कि आपकी ये विद्युत धारा की डायरेक्शन है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो कि अगर ये विद्युत धारा की डायरेक्शन है तो ये वाला पोर्शन चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके ऊपर वाला क्या होगा, अंगूठा जो दिखा रखा है वो आपके बल की दिशा को दर्शाता है। अगर इस प्रकार से होगा तब भी यही कह सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा तब भी आप ये कह सकते हो, और इस प्रकार से होगा तब भी आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, कि अगर नीचे की ओर धारा है तो उसके इसके 90 डिग्री एंगल पे क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके ऊपर की ओर क्या होगा, बल होगा, ठीक है ना। ये आगे हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की, ठीक है ना, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रख लेना, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम तीन चीज इंपॉर्टेंट देंगे जो हाथ को लेकर के, ठीक है ना। एक था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है ना, पहला चीज थे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो क्या बताता था, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताता था, चुंबकीय बल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताता, ठीक है ना। दूसरा अपने पास में आया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स, वाम हस्त नियम, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड वाला। ये क्या बताता है, ये आपको तीन एक्सिस के बारे में बताता है, एक्स वाई तथा जेड के बारे में बताता है। तीन एक्सिस क्यों काम आ रही है, अब तक अपन पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा तथा इसके ऊपर आरोपित बल के बारे में, ठीक है ना। तो अपन फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम ये कह देता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड के अंदर एक अंगूठा ऊपर की ओर, ठीक है ना, एक सीधी वाली अंगुली, ठीक है ना, आगे की ओर, और एक मध्यमा अंगुली जो है नीचे की ओर होती है, करीब ये देखो 90 डिग्री एंगल पे दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। तो आप ये चीज शो करोगे, ये कुछ इस प्रकार से देता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज देखोगे कि ये वाली रेखा जो, ये वाली जो अंगुली है वो आपकी विद्युत धारा को शो करती है, तो उसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, आप ऐसे भी देख सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, तथा जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो, 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये सब कुछ तीनों के तीनों 90 डिग्री एंगल पर है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड एक्सिस। ये कहलाता है
फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। मुख्य रूप से जो फ्लेमिंग के वाम हस्त का जो नियम है वो पंखे के अंदर तथा विद्युत मोटर के अंदर उपयोगी होता है, ठीक है ना। एक तीसरी चीज और पढ़ेंगे हम आगे बाद में, जिसका नाम होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स, ठीक है ना। ये तो था लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स, जिसका उपयोग होता है जनरेटर के अंदर। याद रखना ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स है वो पंखे तथा विद्युत मोटर में काम में लिया जाता है, तथा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल्स है वो जनरेटर के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि भाई जो चालक में विस्थापन है वो किसी न किसी खास बल के कारण होता है, वो बल है वो यहाँ से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ क्या हो गई, विद्युत धारा हो गई, है ना। आगे बात में तो आप क्या कह सकते हो कि चालक में विस्थापन उस समय अधिक होगा जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। विद्युत धारा की दिशा इसके 90 डिग्री पर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बल क्या होगा, सर्वाधिक बल होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन सर्वाधिक होगा, तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा में भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए अभी ये है दिशा, आपने ऐसे बदल दी तो बल क्या हो गया, इधर हो गया, ऐसे बदल दिया, ऐसे बदल दिया। आपने जैसे करंट की डायरेक्शन वो बदला, चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, ठीक है ना। ऐसे बदल दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो क्या हो गया, चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे आपने विद्युत धारा की दिशा को बदला, चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन बदलेगी तो बल की दिशा भी बदलेगी, ठीक है ना। एक चीज आगे आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी एक विशेष प्रकार का विद्युत आवेग पाया जाता है, ठीक है ना। वो अपन जब अपन नियंत्रण तथा समन्वय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र कार्य करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सूचना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। मान लीजिए आपके किसी भी शरीर के किसी अंग पर जैसे पिंच हुआ, ठीक है ना, तो आपको ये जो चुभने वाला दर्द होता है ना, वो कैसे पता चलता है, वो होता है कि यहाँ से जो संवेदी तंत्रिका होती है वो अपने चुंबकीय आवेग को एक स्थान से मस्तिष्क तक ले जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तो सर्वाधिक किस जगह पे प्रभावशाली होता है, तो अपने शरीर के अंदर 2 स्थान है जहां चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सर्वाधिक पाया जाता है। एक तो होता है हृदय, ठीक है ना, एक होता है मस्तिष्क, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र बल का सर्वाधिक असर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर भीतरी अंगों के प्रतिबिंब को जानकारी के लिए एक मशीन होती है, ठीक है ना, उससे अपन एमआरआई का निर्माण करते हैं। एक होता है एमआरआई, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना, और हिंदी में कहते हैं इसको चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, ठीक है ना, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। एमआरआई के माध्यम से क्या होता है, शरीर के अंदर जितने भी चुंबकीय बल रेखा है उनका टेस्टिंग की जाती है, उनकी परख की जाती है, ताकि क्या है जो नर्व्स होती है, जो अंदर तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनकी बारीक से बारीक जानकारी, उनके अंदर कुछ डैमेजेस हो रखा है या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो उसकी जानकारी एमआरआई के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। पार्ट 2 के लिए अपने आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में, ठीक है ना। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर के बारे में तथा दक्ष धारा और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में। थैंक यू।